इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जो अभी भी एक भयानक जख्म से हील कर रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हुई थी। उसे वॉर टू एंड ओनल वॉर्स कहा गया था, पर शांति नाजुक थी, जैसे टूटी चाय की प्याली। 1919 की ट्रीटी ऑन वर्साई जर्मनी के लिए कड़ी थी। इसे साइन किया गया। उसने जर्मनी को सारा ब्लेम एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया। रिप्रेशंस पे, बड़ी टेरिटरी खोना, लोग ह्यूमिलिएटेड और एंग्री महसूस करने लगे। 1920-30 में ग्रेट डिप्रेशन आया। लोग जॉब्स खोने लगे, सेविंग्स खत्म हुई, उम्मीदें टूट गई। डेस्पेरेट समय, लोग स्ट्रॉन्ग लीडर्स खोजने लगे। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर उभरा। वह करिश्माई और डरावना था। उसने ग्रेटनेस रिस्टोर करने का वादा किया। उसने ट्रीटी फाड़ने का वादा किया। हिटलर अकेला नहीं था। मुसोलिनी इटली में रोमन विरासत का सपना, जापान में मिलिट्री लीडर्स, एशिया में विस्तार। अपीजमेंट काम नहीं आया। हिटलर और बोल्ड हुआ। 8 सितंबर 1938 जर्मन टैंक्स पोलैंड में घुसे। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद वॉर डिक्लेयर किया। नाजुक शांति टूट गई। दूसरी विश्व युद्ध शुरू हुआ। दुनिया जल्दी से 2 बड़े ऑन पॉजिट टीम्स में बट गई। एक तरफ एक्सिस पावर्स थीं, एक ऐसा नाम जो उनके एम्बिशन की तरह शार्प और अग्रेसिव लगता है, नाजी जर्मनी, एडोल्फ हिटलर। फांसीवादी इटली, बेनिटो मुसोलिनी। इंपीरियल जापान, एम्परर हिरोहितो और मिलिट्री। ये तीनों नेशंस एक पैक्ट और कॉन्क्वेस्ट में बंधे हुए थे। वे अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना चाहते थे। दूसरी तरफ एलाइड पावर्स खड़ी थीं, कभी कभी अनिच्छा से। शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन, विंस्टन चर्चिल। फ्रांस, बाद में जुड़े कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सोवियत यूनियन का जर्मनी के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट। हिटलर ने स्टालिन को धोखा दिया। 1941 में हमला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ऑफ अमेरिका, रूजवेल्ट के अंडर शुरुआत में दूर रहा। यूएस ने लैंड लीज में शिप्स, टैंक्स और वेपन्स भेजे। रूजवेल्ट ने अमेरिका को आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी कहा। देश साइडलाइन पर रहा, एक सोता हुआ जाइंट। उसे जगाने के लिए एक सडन शॉकिंग अटैक चाहिए था। इनमें से हर लीडर अपने नेशन का सिंबल बन गया। चर्चिल के रेडियो स्पीचेस ने उम्मीद दी। रूजवेल्ट की फायरसाइड चैट्स ने अमेरिका यूनाइट किया। हिटलर की नफरत भरी स्पीचेस ने उन्माद फैलाया। इन टाइटन्स का टकराव फ्रीडम और डेमोक्रेसी बनाम अत्याचार और कॉन्क्वेस्ट। शुरुआती सालों में एक्सिस पावर्स को रोकना मुश्किल लग रहा था। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रेग या लाइटनिंग वॉर नाम की एक नई तरह की वॉरफेयर शुरू की। तेजी से चलने वाले टैंक्स, डाइव बॉम्बिंग एयरप्लेन। उन्होंने हफ्तों में पोलैंड को कुचल दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, फ्रांस में फैल गए। 1940 की गर्मियों तक ब्रिटेन अकेला खड़ा था, केवल इंग्लिश चैनल अलग कर रहा था। हिटलर ने इन्वेड करने की प्लानिंग की, पर पहले उसे आसमान को कंट्रोल करना था। बैटल ऑफ ब्रिटेन, एक भयंकर एयर वॉर, आरएफ बनाम लुफ्टवाफे, स्पिटफायर। हरिकेन्स में बहादुर युवा पायलट दुश्मन से मिलने के लिए दौड़ते थे। जैसे ही लंदन पर बम गिरे, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने फेमसली डिक्लेयर किया, वी शैल नेवर सरेंडर। सभी बाधाओं के बावजूद आरएएफ के पायलट टिके रहे और रडार, नई टेक्नोलॉजी। महीनों की इंटेंस फाइटिंग के बाद हिटलर को ब्रिटेन पर अपने इन्वेजन को पोस्टपोन करना पड़ा। इस बीच दुनिया के दूसरी तरफ जापान एशिया में कॉन्क्वेस्ट का अपना कैंपेन जारी रख रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स हालांकि ऑफिशियली वॉर में नहीं था, जापान के वाइटल रिसोर्सेज तक एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी प्लेन्स ने पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। अटैक डेवस्टेटिंग था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इसे अ डेट व्हिच विल लिव इन इन्फेमी कहा। अटैक ने अमेरिका को गैल्वेनाइज किया। अगले दिन अमेरिका ने जापान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के एंट्री ने वॉर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ज्वार पलटने लगा। वेस्टर्न यूरोप में फाइनल डिसाइसिव पुश। 6 जून 1945 डी डे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और दूसरे नेशंस एक 50,000 से लाइट सोल्जर चैनल पार करके नॉर्मंडी के बीचेस पर लैंड हुए। यह इतिहास में सबसे बड़ा सीबॉर्न इन्वेजन था। सोल्जर को मशीन गन, माइंस और आर्टिलरी के साथ क्रूर जर्मन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। ओमाहा, यूटा। बहादुर सैनिकों ने अपना रास्ता बनाकर फ्रांस में एक फुटहोल्ड बना लिया, जिसे नाजी कभी नहीं हटा सके। यह हिटलर के एम्पायर के लिए अंत की शुरुआत थी। जो लोग यूनिफॉर्म में नहीं थे, उनके लिए वॉर ने, सच कहूं तो, रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। यह केवल दूर के युद्ध के मैदानों में सैनिकों द्वारा लड़ी गई लड़ाई नहीं थी।
यह एक कुल युद्ध था जिसमें हर आदमी, औरत, बच्चा शामिल था। ब्रिटेन में शहरों को ब्लैकआउट के दौरान अंधेरे में डुबो दिया गया ताकि जर्मन बॉम्बर्स रात में अपने टारगेट न ढूंढ सके। एयर रेड सायरन एक भयानक रूप से सामान्य आवाज बन गया, जिससे परिवार अपने बगीचों में ठंडे नम शेल्टर में, अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशनों में भीड़ भाड़ वाले पब्लिक शेल्टर में भागते थे। खाना और कपड़े सख्ती से राशन किए गए थे। सभी को कूपन के साथ एक राशन बुक दी जाती थी, जो यह लिमिट करती थी कि वे कितनी चीनी, मांस, मक्खन, अन्य सामान खरीद सकते, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को एक उचित, भले ही छोटा हिस्सा मिले। बच्चों की जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। ब्रिटेन में लाखों बच्चों को शहरों से निकाला गया था, जो बॉम्बिंग रेड्स के मुख्य टारगेट थे। ऑपरेशन पाइड पाइपर नाम के एक ऑपरेशन में बच्चों को उनके कोट से चिपके लेबल के साथ ट्रेनों में बिठाकर ग्रामीण इलाकों में अजनबियों के साथ रहने के लिए भेजा गया था। कुछ के लिए यह एक बड़ा एडवेंचर था, लेकिन कई के लिए यह एक डरावना और अकेला अनुभव था। यहां तक कि खेलने का समय भी बदल गया। बच्चे वॉर एफर्ट के लिए स्क्रैप मेटल इकट्ठा करते थे और अपने सिलुएट से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को पहचानना सीखते थे। महिलाओं ने होम फ्रंट पर एक मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया। लाखों पुरुषों के युद्ध के लिए बाहर होने के कारण महिलाओं ने उन जॉब्स में कदम रखा जिन्हें पहले पुरुषों का काम माना जाता था। वे मैकेनिक्स बनी, फैक्ट्रियों में शिप्स और एयरप्लेन बनाए। विमेंस लैंड आर्मी ने खेतों में काम किया। अमेरिकन रोजी दी रिवेटर द्वारा फेमसली पर्सनिफाइड इन महिलाओं ने साबित कर दिया कि वे पुरुषों जितनी ही कैपेबल थीं। प्रोपेगेंडा हर जगह था। दीवारों पर पोस्टर, फिल्मों में मैसेज, रेडियो पर गाने कीप काम एंड कैरी ऑन या डिग फॉर विक्ट्री जैसे फेमस स्लोगन। लेकिन इस कुल युद्ध का एक बहुत ही डार्क साइड भी था। नाजियों के कब्जे वाले यूरोप में जीवन, दमन और डर का एक दुःस्वप्न था। कुछ ग्रुप्स, खासकर यहूदी लोग, को सिस्टमैटिक परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, जो होलोकॉस्ट की अकल्पनीय भयावहता में बदल जाएगा। हर जगह आम लोगों के लिए युद्ध का मतलब सालों का डर, नुकसान और कठिनाई थी। जून 1945 डी डे लैंडिंग की सफलता। अलायंस ने फ्रांस के माध्यम से अपनी धीमी, खूनी बढ़त शुरू की। पूर्व से सोवियत रेड आर्मी जर्मन फोर्सेस को बर्लिन की ओर धकेल रही थी। जर्मनी अब दो मोर्चों में फंसा हुआ था। हिटलर अब अधिक एरेटिक और डेल्यूशनल होता जा रहा था। सर्दियां 1943, उन्होंने एक लास्ट मेजर काउंटर अटैक लॉन्च किया, बैटल ऑन द बल्ज, लेकिन यह आखिरकार फेल हो गया। 1945 की स्प्रिंग तक एलाइड बॉम्बर्स ने जर्मनी के शहरों को खंडहर में बदल दिया था। दुश्मन सैनिक राजधानी बर्लिन के करीब आ रहे थे। सोवियत आर्मी सबसे पहले शहर पहुंची, अपने अंडरग्राउंड बंकर में गहरे। एडोल्फ हिटलर 30 अप्रैल 1945 को उन्होंने अपनी जान ले ली। कुछ ही दिनों बाद 8 मई 1945 जर्मनी ने आधिकारिक रूप से सरेंडर कर दिया। लंदन वीआई डे पर जश्न, पेरिस सड़कों पर भीड़, मॉस्को बड़ी भीड़। यूरोप में वॉर आखिरकार खत्म हो गई थी, लेकिन पैसिफिक में वॉर जारी थी। जापान के सैनिकों ने भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना जारी रखा। यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक गंभीर विकल्प था, एक फुल स्केल इन्वेजन या एक नया भयानक वेपन। नया अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने फेटफुल डिसीजन लिया। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा। धमाका और फायरस्टॉर्म ने सिटी सेंटर को वाष्पित कर दिया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब। विनाश अभूतपूर्व था। इस अकल्पनीय विनाश का सामना करते हुए एम्परर हिरोहितो ने हस्तक्षेप किया। 15 अगस्त 1945 जापान ने आधिकारिक रूप से सरेंडर की घोषणा की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। वॉर के अंत का मतलब दुख का अंत नहीं था। दुनिया पर निशान पड़ गए थे। विनाश का पैमाना चौंका देने वाला था। मानवीय कीमत लगभग समझ से बाहर थी, जिसमें अनुमानित 70 से 50 मिलियन लोग मारे गए थे। इसमें होलोकॉस्ट में नाजियों द्वारा सिस्टमैटिकली मारे गए 6 मिलियन यहूदी भी शामिल थे। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स एक नई सुपर पावर, सोवियत यूनियन एक नई सुपर पावर, दुनिया एक नए तनावपूर्ण पीरियड कोल्ड वॉर में एंटर हुई। 1945 में वर्ल्ड लीडर्स यूनाइटेड नेशंस बनाने के लिए एक साथ आए। इसका मिशन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स, नाजी लीडर्स पर मुकदमा। इंटरनेशनल लॉ में नया प्रिंसिपल, इंडिविजुअल्स और लीडर्स अकाउंटेबल हो सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने टेक्नोलॉजी और सोसाइटी बदल दी। जेट इंजन एडवांसमेंट, कंप्यूटर एडवांसमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी एडवांसमेंट, बड़े सोशल चेंजेस,
खासकर महिलाओं के लिए वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी, उपनिवेशवाद का अंत, नए राष्ट्रों का उदय। वॉर ने नेशनलिज्म, अनचेक्ड एग्रेशन और इंटॉलरेंस के खतरों का पावरफुल लेसन दिया। यह हमें शांति की कीमती, नाजुक प्रकृति और वॉर की भयानक कीमत की याद दिलाता है, जिसे हर जनरेशन द्वारा सावधानी से गार्ड किया जाना चाहिए।